नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं और खबर विशेष में आज बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि कोरोना को लेकर हालात लगातार बेकाबू नजर आते हैं। बात देश की करें तो कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसके बाद कई तरह के गंभीर सवाल उठने खड़े हो गए हैं। कब और कैसे कोरोना का कहर थमेगा, आने वाले हालात से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम, और क्या देश की आबो हवा में कोरोना खुल रहा है, इन्हीं तमाम सवालों को तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे कि कोरोना को लेकर स्थिति देश में क्या है, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में क्या है। जरा देखिए इस रिपोर्ट में। हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा कोरोना। एमपी में हैरान कर रहे कोरोना के आंकड़े। कैसे लगेगी कातिल कोरोना पर लगाम? कोरोना के कहर से जूझ रहे देश को कहीं से भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आलम यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ हर दिन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े हैरान करने वाले होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 19,000 के आंकड़े को पार कर गई है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि 24 घंटे में 890 से ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस 19,000 के पार हो गए। कोरोना से अब तक 678 लोगों की जान चली गई है। वहीं अनलॉक के बाद एक दिन में रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं। इंदौर की बात करें तो यहां कुल 5,496 मरीज संक्रमित हैं। इंदौर में कोरोना से अब तक 278 लोगों की मौत हुई है। वहीं राजधानी भोपाल में कोरोना के 3,693 पॉजिटिव केस हैं। भोपाल में बुधवार को सामने आए कोरोना के 74 नए केस। भोपाल में कोरोना से अब तक 123 लोगों की मौत हो गई है। महाकाल नगरी उज्जैन में भी अब तक 909 संक्रमित मामले सामने आए हैं। इंदौर में कोरोना अब तक 71 लोगों की जान ले चुका है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और मुरैना में हैं। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना लोगों को डराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 105 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना से एक और मरीज की मौत होने के बाद प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 20 तक जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,379 है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1,084 एक्टिव मरीज हैं। 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में मिले हैं 105 नए मरीज। वहीं 73 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में रविवार को 96 मरीज सामने आए थे। सोमवार को 90 मरीज कोरोना के मिले थे। एम्स में नर्सिंग स्टाफ के 3 कर्मचारी भी पॉजिटिव हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अगर पूरे देश की बात करें तो कोरोना संक्रमित की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। भारत में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मामले भारत में ही हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 9.25 लाख को भी पार कर गई है। 24,309 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 5,92,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पूरा देश कोरोना की मार से करहा रहा है। हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि मौजूदा रफ्तार से ही बढ़ता रहा कोरोना तो क्या होगा? क्या पूरे देश में एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है? आने वाले हालात से निपटने की क्या है तैयारी? कोरोना पर लगाम लगाने से कहां हो रही है चूक? क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हवा में खुल चुका है कोरोना? टीम न्यूज स्टेट। कोरोना किस तरह से पैर पसार रहा है, अगर इसका अंदाजा आपको लगाना है तो फिर जो अपडेटेड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई उसके आंकड़ों में भी वृद्धि हो गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस वक्त आप और हम बात कर रहे हैं, ये सिंगरौली से खबर ये आ गई कि कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई है। अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान मौत हुई है। रीवा के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। महिला का इलाज जो सीएमओ कर रहे थे उन्होंने ही इसकी पुष्टि की है कि महिला की मौत हुई है। अब जरा सोचिए कि कितना तेजी से कोरोना जो है वो पैर पसार रहा है। भारत देश जो कभी 8वें-9वें नंबर पर हुआ करता था अच्छे मैनेजमेंट के चलते और बड़ी आबादी के साथ, अब वो 3रे नंबर पर आ गया दुनिया में। रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, रोज बढ़कर ही मामले सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन के औसत के हिसाब से देखें तो अब 30,000 के तकरीबन हम पहुंच गए हैं। और ना सिर्फ बड़े शहर, ना सिर्फ बड़े राज्य, बल्कि छोटे छोटे शहरों, गांवों तक भी ये स्थिति नजर आ रही है। अब सिंगरौली की घटना देख लीजिए। यहाँ पर कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई है। 2 दिन पहले रीवा रेफर किया गया था और आज सीएमओ ने इसके मौत की पुष्टि की है।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंगरौली में कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। एनसीएल कर्मचारी की पत्नी जिसकी मृत्यु हुई है, 2 दिन पहले रीवा रेफर किया गया था, वहां पर इलाज किया जा रहा था, लेकिन कोरोना के चलते इस महिला की जान चली गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। 19,000 के पार आंकड़े पहुंच गए और रोज के अगर मामलों की बात की जाए तो वहां पर भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। अलग अलग शहरों में मध्य प्रदेश के क्या हाल हैं, और क्योंकि स्थानीय प्रशासन का रोल बहुत अहम माना जा रहा है, स्थानीय स्तर पर क्या शहरों में कदम उठाए जा रहे हैं, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी विनोद ग्वालियर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि अब ग्वालियर की बात करना इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि बहुत तेजी से मामले बढ़े और 1000 को पार कर चुके हैं। तो विनोद से समझने की कोशिश करेंगे वहां पर स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है। इसके अलावा आदित्य सिंह हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़ गए और दुर्गेश हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा एसके सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब एज अ हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ इस खास कार्यक्रम का हिस्सा है। एसके सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आप ही से करते हैं, क्योंकि पूरे देश में 9 लाख के पार आंकड़े पहुंच गए। ये बताता है कि प्रतिदिन का जो औसत है वो बढ़ता जा रहा है, और इस स्टेज में जहां भारत में ये ग्राफ पीक पर नहीं जाना चाहिए था, बल्कि इस ग्राफ को नीचे आना चाहिए था, आज हमारे देश की स्थिति ये है कि लोगों को और ज्यादा डरने की जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं इसके लिए शासन के साथ साथ पब्लिक ज़्यादा जिम्मेदार है जी, क्योंकि पब्लिक को जो कहा गया था कि आज जो स्थिति हो रही है और जो वर्ल्ड में स्थिति हो रही है, उसको देखते हुए जब कोई चीज़ डेफिनेट नहीं होती तो हमें उसके साथ रहना पड़ता है, हमें उसके साथ जीना पड़ता है, हमें उसके तौर तरीके ऐसे अपनाने होते हैं जिनसे हम अपने आप को बचा सकें। तो पहले जो शुरू में लॉकडाउन हुआ था, और लॉकडाउन के बाद जो 3 चीज़ें मुख्य थी कि आप हाथ धोएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग करें। अनलॉक में ये देखा जा रहा है कि जनता जो है वो इनको मजाक समझ रही है जी। जनता इनका जो पालन होना चाहिए, जिस अनुशासन से जनता को रहना चाहिए, वो नहीं रह रही है। और चूंकि हमारे केस में हम इस स्थिति को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं शासन के बीच में भी सामंजस्य कम हुआ है। और हो सकता है थोड़े बहुत ये लगा हो कि अब तो ये कंट्रोल हो रहा है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो इसमें हेल्थ सेक्टर के डॉक्टर्स, वर्कर्स काफ़ी अफेक्ट हुए हैं, और जिनके बिना हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें उनकी सुख सुविधा और उनकी बिल्कुल ठीक बात, स्वास्थ्य पर भी ध्यान और देना आपसे सवाल पूछने के दरमियान मैंने एक शब्द कहा कि डरने की जरूरत है। वाकई उन लोगों को डरने की जरूरत है जो इससे बेखौफ नजर आ रहे हैं, लेकिन डरना उन्हें नहीं है जिन्हें इलाज करवाना है, क्योंकि इलाज करवा के बहुत लोग ठीक होकर वापस भी लौटे हैं। और हमारे देश में अगर ये इच्छा शक्ति रहेगी तो हर कोई कोरोना को शिकस्त देगा। लेकिन जो बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं, जो इन तमाम नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो डरे कोरोना से, क्योंकि ये कई लोगों की जिंदगी अब तक खत्म कर चुका है। हमारे साथ दुर्गेश भी जुड़े हुए हैं जबलपुर से, और जितेंद्र भी जुड़ गए भोपाल से। जितेंद्र, मैं आपका रुख करूंगा सबसे पहले, क्योंकि किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई। किल कोरोना, जो कोरोना पूरे विश्व में लोगों को मार रहा था, अब कोरोना को मारने की बात चल रही थी। मध्य प्रदेश में कहां तक ये अभियान पहुंचा है, इसके इफेक्टिवनेस को लेकर अगर रिव्यू करें इतने दिनों में, क्या नजर आता है? क्या अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका कोई बड़ा व्यापक असर देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में? बिल्कुल अनुराग, देखिए, अगर किल कोरोना अभियान की यहाँ पर बात की जाए तो इसको दो तरह से देख सकते हैं किल कोरोना अभियान को। क्योंकि देखिए, सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत इसलिए की थी ताकि कोरोना को पूरी तरीके से किल किया जाए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोरोना को किल करने का अभियान शुरू किया गया था तो आखिर मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? तो देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू पर अगर हम नजर डालेंगे तो वो ये है कि किल कोरोना अभियान के तहत सरकार ने टेस्टिंग की जो सुविधा है मध्य प्रदेश के अंदर वो बढ़ाई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा सके और लोगों तक जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो पहुंच सके, ताकि कोरोना को लेकर जो मामले बढ़ते जा रहे हैं वो ना बढ़ पाए। तो ये भी माना जा सकता है कि टेस्टिंग बढ़ी है, इसलिए जो मरीजों की संख्या है जो नहीं मिल पाती थी वो सामने निकल कर आई है, इसलिए मरीजों की संख्या बढ़ी है ताकि उन्हें क्वारंटाइन कराकर उनका इलाज कराया जा सके। और दूसरे पहलू पर अगर नजर डाली जाए तो वो ये कहा जा सकता है कि कोरोना को लेकर सरकार ने जिस प्रकार से छूट मध्य प्रदेश के अंदर दी थी, 5 दिनों तक शहर खोला गया था, तमाम चीजें की गई थी, लोग गैदरिंग यहाँ पर देखने को मिला था, लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। SMS, सैनिटाइजर
सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि जिससे कोरोना के जो मरीज है वो ज़्यादा बढ़े। देखिए, किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है। ऐसे में तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें, खासतौर पर आशा उषा जो वर्कर्स होती हैं, वो भी इस समय फील्ड में नजर आ रही हैं। लगातार लोगों के घरों में जाकर टेस्टिंग कर रही हैं, चेक कर रही हैं और सैंपलिंग इकट्ठा की जा रही है। बावजूद उसके जो कोरोना के नियम है उसका पालन नहीं कर पाना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश असल में जितेंद्र यही सवाल उठता है कि हम शासन प्रशासन के स्तर पर तो किल कोरोना अभियान चला रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता उससे कितना इत्तेफाक रख पा रही है, कितना उससे जुड़ पा रही है? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश की जनता को जुड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी वर्तमान में ऐसा नजर आ रहा है अनुराग की बिल्कुल जुड़ नहीं पा रही है सरकार से, सरकार के अभियान से मध्य प्रदेश की जनता। सोशल डिस्टेंसिंग की जिस प्रकार से धज्जियां मध्य प्रदेश के अंदर उड़ाई जा रही हैं, ग्वालियर में आपने देखा कि कल किस प्रकार से लोगों के बाजारों के अंदर खरीदारी करते हुए नजर आए। शहर के अंदर सड़कों पर ऐसा माहौल लगता है कि कोई लॉकडाउन है ही नहीं, किसी प्रकार का किसी को डर ही नहीं है। तो जनता को कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ना पड़ेगा। और ये सीख देने की कोशिश तो मोबाइल फोन के कॉल से भी की जा रही है, वहां पर भी लगातार नोटिफिकेशन दिया जा रहा है कि आप संभलिए, लेकिन बावजूद इसके ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, जबकि कई महीनों का लॉकडाउन देश देख चुका है। आदित्य, लॉकडाउन खुला जब अनलॉक पार्ट 1 के रूप में तो बहुत ज्यादा खुशी थी इंदौर वासियों को, क्योंकि वहां पर तो स्थिति कंट्रोल में ही नजर नहीं आ रही थी। धीरे धीरे करते करते इंदौर वासियों ने यह देखा कि अब चलिए कम से कम रियायतें ज्यादा हो गई, लेकिन एक बार फिर से इंदौर वासियों की जो तमाम चीजें निकलकर सामने आई, जो लापरवाहियां सामने आई, उसकी वजह से सख्ती करना शुरू की जा चुकी है। क्या हम ये मानकर चले कि वो भी वक्त देखना पड़ सकता है इंदौर में लोगों को जब पूरी तरह से लॉकडाउन होगा, लोग अपने घरों में कैद हो जाएंगे एक बार फिर से? देखिए अनुराग, इसमें कई तरह की थ्योरी हैं और ये थ्योरी जो पूरी कोरोना को लेकर है वो कहीं ना कहीं बड़ी असमंजस में भी डालती हैं और कई बार बड़े सवाल भी खड़े करती हैं। पहली थ्योरी तो ये अनुराग, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह की मैनेजमेंट की बैठक हुई थी और स्वास्थ्य विभाग के साथ जो सांसद और कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई थी, उसके अंदर ये पूरी तरह से एकमत हो गया था कि जिस तरह से इंदौर में संक्रमित मरीज बढ़े हैं, उसके बाद इंदौर में कुछ दिनों का लॉकडाउन बेहद ज़रूरी हो गया है। लेकिन इसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई और उसके बीच में एक बड़े नेता के हस्तक्षेप और दखल के बाद में अपने फैसले से प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और उसके बाद आंशिक रूप से कुछ जगहों को बंद किया गया। इसको हम ट्रायल फेस कह सकते हैं कि अगर इससे कुछ कंट्रोल होगा तो बेहतर है, नहीं तो सिर्फ कोरोना को जो है तालाबंदी के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है प्रशासन के पास। क्योंकि अनुराग, पिछले 24 घंटों के अगर आप आंकड़े देखें तो 93 नए मरीज सामने आ चुके हैं और कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है, आरोप ये भी है कि कई बैकलॉग में रखे हुए हैं जो सैंपल्स हैं, अगर ये सैंपल्स भी बाहर आएंगे तो इनकी संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और ये बात शासन प्रशासन बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए लॉकडाउन की तैयारी कर रहा था। बहरहाल उन्हें अभी एकदम से लाया नहीं गया। जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा होगा, डेथ रेट को सेट किया गया था, अप्रैल के डेथ रेट की रिपोर्ट लेट आई थी और उन्हें बाद में दर्शाया गया था। इंदौर में पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 5 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। तकरीबन इंदौर में कुल संक्रमितों की संख्या 5500 के पार पहुंच चुकी है। अब अनुराग, यहाँ पे जो नेग्लिजेंसी हो रही है, जो सबसे बड़ी अनियमितता हो रही है, वो इस तरह से हो रही है अनुराग कि पहली चीज तो ये कि जहां पर संक्रमितों का आंकड़ा 100-150 जाता है और उसके बाद अचानक 6 पे आ जाता है। 6 पे आने के बाद अनुराग बात की जाती है कि ग्रेजुअली ये बढ़ रहा है। अब उसमें कई तरह के तबके हैं। देखिए अनुराग, इसमें जो कुछ तबके हैं वो बहुत निम्न स्तर के लोग हैं और कहीं ना कहीं जब आदमी एक दूसरे के संपर्क में आता है, बातचीत करता है, तो ये कि मानवीय स्वभाव होता है कि उसके जहन से, दिमाग से कोरोना हट जाता है और उसे ये भान नहीं हो पाता कि वो कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, और वो अमूमन उस समाज की चर्चा का हिस्सा बन जाता है, समाज का हिस्सा बन जाता है। उस दौरान वो ये बात का भान भूल जाता है कि कोरोना उसके साथ खड़ा है। वो उसी तरह जैसे कोई आदमी टेंशन में होता है और सोशल गैदरिंग जब करता है तो उतने टाइम के लिए उसका वो टेंशन दूर हो जाता है। तो कोरोना को अगर एक टेंशन की तरह लें तो उस समय वो दूर चला जाता है। अब समाज में इनका अगर मान लीजिए रेशो 3% भी है तो भी ये समाज के लिए बहुत घातक है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां देखने में आ रही है उसमें तो इनकी संख्या तकरीबन 25% से ज्यादा है। और अगर ऐसा है कि इंदौर जैसी जगह में अगर 25% से ज्यादा लोग बाजारों में इस तरह का उल्लंघन करेंगे या ठीक बात है, और इंदौर को तो पूरे शुरुआती दौर में पूरा देश जान रहा था, क्योंकि यहाँ पर लगातार कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे थे कि वहां पर बहुत ज्यादा लोग डर गए थे कि आखिर इंदौर को हो क्या रहा है। बावजूद इसके अगर लोग नहीं समझ रहे तो फिर बहुत ज्यादा चिंता की बात यह है। एक बार फिर से आपका रुख करते हैं आदित्य। विनोद, जो बात हम इंदौर के लिए कर रहे हैं वो ग्वालियर पर लागू हो चुकी है। इंदौर में लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, क्या स्थितियां होंगी क्या नहीं होंगी, ग्वालियर में तो लग चुका है लॉकडाउन। देखिए अनुराग, ग्वालियर में कल शाम 7 बजे से लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी किए गए थे। कर्फ्यू लगा दिया गया था एक तरह से जी। और इसलिए सब करना पड़ा क्योंकि जिस रफ्तार से ग्वालियर चंबल अंचल में कोरोना बढ़ रहा है उसके लिए बेहद ज़रूरी हो गया था कि इसकी चेन को तोड़ा जाए।
अगर हम देखें तो कल की तारीख में ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ी संख्या में मरीज आए और ये पूरे अंचल में संख्या 3000 के पास पहुंच गई है। अकेले ग्वालियर में ही 1244 के करीब हो गई है। रोज़ 100 और 125 की संख्या में मरीज आ रहे, कभी 50 आ रहे, कभी 60 आ रहे। कल हालांकि 38 आए, लेकिन 2 लोगों की मौत भी हो गई कल। तो इस तरह से ये आंकड़ा कम नहीं हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ग्वालियर शहर को लॉकडाउन किया गया है, एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है, उससे कंट्रोल होने वाला नहीं है, ये हम दावा कर रहे हैं। वजह यह है कि ग्वालियर तो आपने लॉकडाउन कर दिया, लेकिन ग्वालियर के आसपास भिंड है, मुरैना है, दतिया है, ये तीनों शहर खुले हुए हैं। यहाँ पूरी तरह से बाजार भी चल रहे हैं, लोगों का आवागमन भी हो रहा है। हालांकि ग्वालियर में भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जो ज़रूरी सेवाओं से निकले हुए हैं। लेकिन 7 दिन बाद जब आप फिर से ग्वालियर को खोलेंगे तो वो तमाम लोग जो आसपास के ज़िलों में, शहरों में घूम रहे हैं, वो ग्वालियर आएंगे। ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सभी नेगेटिव हों। तो वो जो आसपास के एरिया में घूमने वाले लोग जब शहर में प्रवेश करेंगे तो फिर से संक्रमण बढ़ेगा। इसलिए ये लॉकडाउन की पहल केवल जिला स्तर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, तभी ये चेन टूटेगी। नहीं तो संक्रमित लोग आसपास के सभी एक दूसरे के शहर में आएंगे तो यहाँ का जितना भी मेहनत कर रहे हैं, कर्फ्यू लगा रहे हैं या लॉकडाउन कर रहे हैं, उस सब पे पानी फिर जाएगा। ठीक कहा बिल्कुल आपने, और ये एनालिसिस एकदम ठीक, आपका सही डायरेक्शन में है विनोद, क्योंकि अगर इधर से उधर से एक भी कोरोना का पॉजिटिव व्यक्ति किसी के संपर्क में आता तो मुश्किलें, चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दुर्गेश, लेकिन अगर जबलपुर की बात करें, जो जबलपुर की जगह थी बहुत शुरुआती दौर में नंबर 3 की, वो जगह ले लिया ग्वालियर ने। अभी क्या स्थिति है? क्या कम से कम हम जबलपुर के हिसाब से ये देख और समझ सकते हैं कि चलिए ठीक है, थोड़ा बेहतर कर रहा है जबलपुर इस मामले में? क्योंकि पहला मामला यहीं से सामने आया था, उस हिसाब से लग रहा था कि जबलपुर बहुत आगे चला जाएगा, लेकिन आज संभला सा नजर आ रहा है। बिल्कुल अनुराग, देखिए जबलपुर संभला सा नजर आ रहा था कुछ दिनों पहले तक, यानी तकरीबन 1 हफ्ते के हम पहले की बात करेंगे तो जबलपुर में जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो दिन में 3, 4, 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 आती थी। लेकिन पिछले यदि हम 4 दिनों के आंकड़ों की बात कर लें तो जबलपुर में जो आंकड़ा है वो बेतहाशा बढ़ा है। रफ्तार जो है संक्रमण की काफ़ी तेज़ हुई है। मतलब पिछले 4 दिनों से रोज़ाना ही 2 दर्जन से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। कल ही बीते 24 घंटों की बात करें तो 34 नए मामले सामने आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जबलपुर में भी हालात भले ही ग्वालियर, इंदौर या भोपाल जैसे ना हो, लेकिन फिर भी जबलपुर की जो स्थिति में जबलपुर था उस स्थिति में अब जबलपुर नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि संक्रमण का खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसके पीछे जिम्मेदार कुछ लोग हैं। वो लोग हैं जिन्होंने अनलॉक में नियमों की किसी भी तरह की परवाह नहीं की, बाजारों और दुकानों में बेतहाशा भीड़ लगाई, जबरदस्ती या जबरन के से घर से निकले। और सबसे बड़ी बात कि जो शादी पार्टियां इस दौरान हुई अनलॉक में, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं शहर भुगत रहा है। देखिए अभी भी जबलपुर में एक सबसे चर्चित शादी हम कहें कुछ दिनों पहले हुई थी, 30 जून को हुई थी, और वो शादी हुई थी नगर निगम के अपर आयुक्त की बेटी की। एक आलिशान होटल में उन्होंने एक पार्टी दी थी। नियम तो ये है कि 50 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन जानकारी ये निकल कर सामने आई है कि 680 से ज़्यादा प्लेटें जो है उस होटल में उठाई गई थी। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने और जिम्मेदार लोगों ने भी अनदेखी की है नियमों की। और उसका नतीजा ये है कि जब वो अपर आयुक्त तो खुद पॉजिटिव निकले तो उसके बाद जब उनकी शादी में आए मेहमानों की फहरिस्त की जांच की गई, इस तरह की लापरवाहियां होंगी तो शासन प्रशासन क्या करेगा? सिर्फ नियम बनाने तक और लोगों को समझाने तक तो हम सीमित हैं ही, लेकिन उसके बाद कार्रवाइयां जब होती हैं तो उसको लेकर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। जबलपुर से दुर्गेश, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, और इन तमाम स्थितियों को समझते हुए दुर्गेश, जबलपुर वासी कुछ अच्छा करेंगे आने वाले समय में, उम्मीद हम कर सकते हैं। एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन पीसी शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा वो सुना देते हैं आपको। पूरे देश में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। 9 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं और लोगों की जो जान जा रही है वो भी 22-23 हज़ार से ज़्यादा हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 685 लोगों की जान जा चुकी है और 15,000 से ऊपर संक्रमण हो गया है। कुल मिला के सरकार कोरोना के मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसकी वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी शिवराज जी की मार्च 22 तारीख को, ये इनमें राजनीतिक खेल लगातार चलता रहा। तो पीसी शर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने मौजूदा हालातों को लेकर कोरोना के बारे में चिंता जाहिर की है। लेकिन डॉक्टर एसके सक्सेना साहब, इस पूरे मामले में एक पॉजिटिव पॉइंट हम ये भी ढूंढ सकते हैं कि टेस्टिंग पिछले कुछ दिनों में देश भर में बढ़ी है, मध्य प्रदेश में भी बढ़ी है, अलग अलग शहरों में भी बढ़ी है। क्या इसकी एक वजह है जो बहुत सारे केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? इसके अलावा एक मिसकंसेप्शन लोगों के मन में क्या ये हो चला है कि चलिए अनलॉक पार्ट 1 शुरू हो गया, मतलब कोरोना का खतरा
धीरे धीरे कम हो रहा है। शायद यही सोचते हुए लोग बेपरवाही के साथ सड़कों पर निकल रहे हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जी। पहली चीज़ तो ये है कि अभी मौसम में परिवर्तन हो रहा है, बारिश का मौसम हर जगह शुरू हो गया है जी। तो बारिश के मौसम के कारण भी इन्वायरमेंटल चेंज होने से ये एक्टिव ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पहले इसकी जो सर्वाइवल था, हो सकता है वो सर्वाइवल बढ़ गया हो, तो एक तो इन्फेक्शन बढ़ने का चांस कारण वो भी हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, हमको डे टू डे माइक्रो और मेटा एनालिसिस करना पड़ेगा हर डिस्ट्रिक्ट का कि क्यों बढ़ा, क्या कारण है, हर डेथ का हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, तब हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि हमको एक सीनियर लोगों को लेके और एक कमेटी बनाना चाहिए जो डे टू डे या जो भी एक शासन स्तर पे कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, किल कोरोना वगैरह करा इन्होंने, ठीक है, उसके रिजल्ट्स भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो आज चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ पहले जो था इसका रिकवरी रेट ज़्यादा था, आज हमारा रिकवरी रेट घट रहा है। रिकवरी रेट 6% घटना, 6% डाउन होना इज़ अलार्मिंग थिंग, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्वास्थ्य सेवाएं यदि हम जाएंगे तो उसका विघटन हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं का, हमारे पास स्पेशलिस्ट की कमी है। तो हमको ये चीज़ देखनी होगी कि हम एक राष्ट्रीय स्तर पर या तो नेशनल हेल्थ सर्विस हो या स्टेट हेल्थ सर्विसेज हो और एक यूनिफाइड पैटर्न हो, क्योंकि WHO भी बार बार चेंज कर रहा है, WHO स्थिर नहीं है और WHO के बड़े जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो वेवरिंग हैं और बार बार चेंज हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के हित में एक सबसे बड़ा सुखद पहलू ये है कि वी आर लकी कि हमारे पास हमारा हेल्थ मिनिस्टर जो है वो डॉक्टर है, हमारा कमिश्नर जो है वो डॉक्टर है, हमारे यहाँ जो डायरेक्टर है वो डॉक्टर है। तो हमारे पास जब ऐसी टीम है तो हम क्यों नहीं इसको कंट्रोल कर सकते। सब लोगों के साथ बैठ के जो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं वो भी डॉक्टर हैं और देश भर के हालातों को देख रहे हैं, बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई डायरेक्शनली एक अच्छी चीज निकलकर सामने आए। जितेंद्र, लेकिन अगर भोपाल की बात करें, हर शाम 4:30 बजे बैठक होती है, मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों से, जिम्मेदार लोगों से बातचीत करते हैं। जो असल स्थिति है वो तो वो देख ही पा रहे होंगे, लेकिन टेक्निकल टर्म्स तो स्थानीय प्रशासन के लोग ही बता पाएंगे। जो मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट पहुंच रही है वो क्या जानकारी है इसको लेकर कि उन तक क्या रिपोर्ट पहुंचाई जा रही है और वो कितने चिंतित है इन तमाम बातों को लेकर? बिल्कुल अनुराग, देखिए लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बैठकें हैं वो ले रहे हैं। मंत्रालय के अंदर ये बैठक होती है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं वो मौजूद होते हैं और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी मौजूद होते हैं। पूर्व में जब 5 मंत्री बनाए गए थे उस दौरान मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे, जब वो मौजूद रहा करते थे, लेकिन वर्तमान में अब डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं वो मौजूद रहते हैं। जाहिर सी बात है, तमाम जो स्थानीय प्रशासन है उससे पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। CMHO अपनी जो रिपोर्ट है वो कलेक्टर को सौंपता है और कलेक्टर वो तमाम जो डिटेल्स है वो मंत्रालय पहुँचाते हैं और मंत्रालय में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक होती है उस दौरान ये पता लगाया जाता है कि कोरोना को लेकर क्या अपडेट मध्य प्रदेश के अंदर निकल कर आया है, कितनी टेस्टिंग की गई थी और टेस्टिंग के अलावा सर्वे कहाँ किया गया था और जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे में इसे खत्म कैसे किया जा सकता है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, स्थानीय प्रशासन से लगातार जो रिपोर्ट्स हैं वो मंगाई जा रही हैं, तलब की जा रही हैं। बावजूद उसके कोरोना का जो कहर है वो मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए, चाहे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के अलावा भी अगर बात की जाए, तो ऐसे कई शहर हैं जहाँ पर कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ रहा है। छोटे जिलों की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 20+ होकर आ रही है। यानी कि देखिए अपने आप में बड़ी यहाँ पे बात होती है कि अगर 20+ मरीजों की संख्या निकल कर आ रही है तो ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ठीक बात है। इसी तरह से अगर आदित्य इंदौर को समझने की कोशिश करें, क्योंकि भोपाल के कुछ इलाकों का नाम भी लिया जितेंद्र ने, अगर इंदौर के समझने की कोशिश करें, किन किन इलाकों में ज्यादा स्थिति विकट नजर आ रही है, बहुत संक्षेप में अगर आप बताएं तो। अनुराग, देखिए ये तो एक आम बात है, कोरोना जिस तरह से स्प्रेड हुआ है वो कमोबेश हर इलाकों को ही अपनी जद में ले चुका है और हर बार नए इलाके उसमें हो रहे हैं, चाहे वो एरोड्रम का इलाका हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में उसने अपने पैर पसार रखे हो। तो मसला ये है अनुराग के स्थिति क्या है और इससे बेहतर बचा कैसे जा सकता है और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स क्या मानते हैं इसमें। अनुराग, अगर आप यहाँ पे इंदौर के डॉक्टर्स की बात करें तो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर टेस्ट सैंपलिंग हो चुके हैं और उसमें से अगर अनुराग अगर कंटेमिनेट हुए हैं तो उनका रेशियो
मुश्किल से 3% भी नहीं है। कुछ 4 डॉक्टर की डेथ हुई थी, जिसमें से 3 जो थे वो स्वाभाविक बीमारी से ग्रस्त थे और उसके बाद जो है कुछ प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे, तो उसके कारण उनकी मृत्यु सामने आई है। एक डॉक्टर जो था वो महज कोविड के इलाज करते हुए संक्रमित हुआ और उसकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ और ग्राउंड स्टाफ की बात करें तो उसमें 1 या 2 वार्ड बॉय हैं और गिने चुने लोग हैं जो संक्रमित हुए हैं। ये तमाम टेक्निकल पहलू हैं इंदौर को लेकर। विनोद, लेकिन वक्त बहुत लिमिटेड है हमारे पास, अगर मैं बहुत संक्षेप में समझ पाऊं, क्योंकि बड़े बड़े जो दिग्गज जानने वाले नेता, मंत्री, डॉक्टर्स, उनकी भी लॉबी ये कहती है कि लॉकडाउन तो कोई परफेक्ट सॉल्यूशन है नहीं। ग्वालियर में लॉकडाउन लगा हुआ है 7 दिन का, इसके बाद क्या रणनीति होगी पुख्ता तौर पर? देखिए, इसके बाद क्या रणनीति होगी ये तो 7 दिन के लॉकडाउन की समीक्षा के बाद पता चलेगा, क्योंकि लग नहीं रहा कि 7 दिन बाद कोई कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिशियन और जो पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग्स थी वहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे। कल ही हमने देखा था बीजेपी के एक वर्चुअल रैली में करीब 50 से 60 लोग बैठे थे और बहुत नजदीक बैठे थे, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये लापरवाहियां भारी पड़ जाती हैं विनोद, जाहिर तौर पर आप एक बड़ा एग्जांपल दे रहे हैं। दुर्गेश, बहुत आखिर में बहुत संक्षेप में, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र भी है जबलपुर, वहां पर बहुत अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और इसकी रियायतें भी मिली हुई हैं, बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है क्षेत्र में। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि एहतियातन ही बरत सकता है प्रशासन और सरकार, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। संक्रमण का जो खतरा था वो अब तो लगातार फैलते जा रहा है, लोगों को अपनी जद में लेते जा रहा है और अब प्रशासन केवल अपील कर सकता है, सरकार केवल अपील कर सकती है और जो मरीज आ रहे हैं उनकी बेहतर से बेहतर इलाज करके उनकी रिकवरी रेट को बढ़ा सकती है। क्योंकि बात जबलपुर की करें तो जबलपुर में भी 641 मरीज अब तक संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 424 मरीज ऐसे हैं जो डिस्चार्ज हो चुके हैं, यानी कि बेहतर स्थिति में रिकवरी रेट है। लेकिन यदि संक्रमण का खतरा रहता है रोजा। आदित्य, विनोद और जितेंद्र, ये कहा जा सकता है कि जो कुंजी है कोरोना को हराने की, किल कोरोना करने की, वो कुंजी है लोगों के हाथ में। लोग अगर समझेंगे, लोग अगर सुधरेंगे तो बहुत जल्दी हम कोरोना से निजात पा लेंगे। बहुत शुक्रिया एसके सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, आदित्य, जितेंद्र और दुर्गेश तमाम जानकारियां बेहतर तरीके से अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरें न्यूज स्टेट पर जारी हैं। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को किया संबोधित, कहा हमेशा सीखते रहना जरूरी, स्किल से ही मिलती है सफलता। बीजेपी में नहीं शामिल होंगे सचिन पायलट, कल बात करेंगे मीडिया से, नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा सिंधिया की राह पर है सचिन पायलट, नौजवान नेताओं में नहीं है सब्र।
मध्य प्रदेश में 19,000 के पार पहुंचा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में मिले 890 से ज्यादा केस। प्रदेश में कोरोना से अब तक 678 लोगों ने जान गंवाई। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 105 नए मरीज। कोरोना से एक और मरीज की हुई मौत। मरने वालों की संख्या 20 पहुंची। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिले में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दरअसल हम बात हरदा की कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब मरीजों की संख्या 101 पहुंच गई है। एक्टिव मरीज फिलहाल 53 है, जहां पर कोरोना के चलते अब तक 4 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 40 लोग ठीक हुए हैं। नौशाद हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नौशाद, 4 नए मामले सामने आना, किस तरह की परिस्थितियां हैं हरदा में? देखिए, हरदा में धीरे धीरे है ना, बहुत ही स्पीड में है ना कोरोना के मरीज जो संक्रमित मिल रहे हैं। प्रतिदिन 8, 10, 4 इस टाइप से मिल रहे हैं। आज भी 4 मरीज मिले हैं। पिछले 4 दिनों में करीब 32 मरीज हरदा जिले में मिल चुके हैं। अब आंकड़ा शतक पार कर चुका है। 101 का आंकड़ा पहुंच गया है, जिसमें से 40 स्वस्थ हो चुके हैं और अभी 53 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी चल रहा है कोविड सेंटर में। वहीं 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नौशाद और तमाम जानकारी देने के लिए। दरअसल हरदा की बात हम कर रहे हैं। हरदा को लेकर रिपोर्ट ये है कि 4 नए केस सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज 101 हो गए हैं। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो अभी 53, जबकि 40 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और 4 लोगों की मौत हुई है, जो कि दुखद है। हालांकि रिकवरी रेट देश भर में बेहतर है। धीरे धीरे रिकवरी रेट भी गिरता जा रहा है और ये रिकवरी रेट गिरे उससे पहले संभलने की जरूरत है, जो लोगों के हाथ में है।